जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का आज की क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत। प्यारे साथियों, आज की क्लास में आपके सामने डिस्कस करूंगा अपना टॉपिक वृत्त। बिल्कुल ये क्लास रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड के लिए बूस्टर डोज के रूप में चलेगी। साथ ही साथ अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अपने साइंस मैथ बैकग्राउंड से या लेवल फर्स्ट से एग्जाम देंगे उनके लिए। यहाँ पर वृत्त के बारे में अपन बात करते हैं तो वृत्त की परिभाषा होती है एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से समदूरस्थ समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। जैसे लेट करते हैं, बात करते हैं अपन, मान लिया एक निश्चित बिंदु है कोई, जिसका नाम लिख दिया ओ है। इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, जैसे एक बिंदु यहाँ समान दूरी पर है, इसी प्रकार एक बिंदु इधर है, इसी प्रकार एक बिंदु समान दूरी पर ऐसे है। ये चार बिंदु में बनाए और एक बिंदु है, इस तरह से समान दूरी पर स्थित बिंदु है। इन बिंदुओं का बिंदु पथ, इनकी जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये निश्चित बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाएगा? इसे वर्त कहते हैं। ये परिभाषा बन गई वृत्त की। इसके बाद में जो बिंदु निश्चित होता है उसको क्या कहते हैं? तो वृत्त के अंदर जो बिंदु निश्चित बिंदु है, उस निश्चित बिंदु को कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं? तो निश्चित बिंदु कहलाता है, क्या कहलाता है? निश्चित बिंदु। तो निश्चित बिंदु वृत्त का कहलाता है केंद्र। क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। ठीक है। फिर आता है कि बात करते हैं अपन, जो बिंदु पथ है वो क्या कहलाएगा? तो निश्चित बिंदु तो केंद्र कहलाया, और जो बिंदु पथ बना उस बिंदु पथ को क्या कहते हैं? तो बनने वाला जो बिंदु पथ है उसे कहते हैं वृत्त की परिधि। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। आगे बात समझ में? यानी कि जो निश्चित बिंदु है ये तो कहलाता है केंद्र, और जो ये बिंदु पथ बनाए इसे कहते हैं वृत्त की परिधि। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। फिर आता है एक और फैक्ट, आपको ध्यान रखना है यहाँ से, कि केंद्र तथा परिधि के बीच की दूरी, केंद्र तथा परिधि के मध्य की दूरी या सीधी दूरी क्या कहलाती है? ये आपके कहलाती है त्रिज्या। क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। आगे बात समझ में? यानी ये केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु और परिधि के बीच की सीधी दूरी, जैसे ये दूरी बना ली मैंने, ये वाली, तो इसको क्या कहते हैं अपन? इसको कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। निश्चित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। जो बिंदु निश्चित होता है उसे केंद्र बिंदु कहते हैं, और जो बिंदु पथ बनाए उसे परिधि कहते हैं, और परिधि तथा केंद्र बिंदु के बीच की दूरी होती है उसे कहते हैं त्रिज्या, जो मैंने पिंक लाइन से बताई है। इस त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं? तो आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपके सामने कुछ वर्त के बारे में फैक्ट पढ़े अपने, सिर्फ परिभाषा पढ़ी, उसके बाद में अपने केंद्र के बारे में पढ़ा, और परिधि के बारे में पढ़ा, और त्रिज्या के बारे में पढ़ा। आगे देखिए, बात करते हैं अपन इसके बाद में आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बात करते हैं कि आपको पूछे कि एक बिंदु से कितने वर्त गुजरते हैं। यहाँ विशेष फैक्ट के रूप में ध्यान रखना, पूछा जा सकता है एक बिंदु से कितने वृत्त गुजर सकते हैं, कितने वृत्त गुजर सकते हैं। तब आपको इसका आंसर बताना है। एक बिंदु से कितने वृत्त गुजरते हैं? तो एक बिंदु से अनंत वृत्त गुजर सकते हैं, अनंत वृत्त गुजर सकते हैं। जैसे बात करते हैं, एक बिंदु है, इस बिंदु से कितने वृत्त गुजरेंगे? जैसे मैंने एक वृत्त ये बना लिया, ये इस बिंदु से गुजर रहा है। इसी प्रकार मैंने एक वृत्त ये बना लिया, ये भी इस बिंदु से गुजर रहा है। ऐसे मैंने एक वृत्त ये बना लिया, ये भी इस बिंदु से गुजर रहा है। एक वृत्त मैंने ये बना लिया, ये भी इससे गुजर रहा है। एक बिंदु से अनंत वृत्त गुजरते हैं। आगे बात समझ में? तो इसको मैं डायग्राम को ऐसे हटा देता हूँ। तो आपको ध्यान रखना है कि एक बिंदु से कितने वृत्त गुजरते हैं, तो एक बिंदु से अनंत वृत्त गुजरते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि दो बिंदुओं से कितने वृत्त गुजरते हैं। दो बिंदुओं से कितने वृत्त गुजर सकते हैं। तो इसका भी आंसर आप क्या आएगा? वो आएगा अनंत। कितना आएगा? अनंत। दो बिंदुओं से भी कितने वृत्त गुजर सकते हैं? तो दो बिंदुओं से भी अनंत वृत्त गुजर सकते हैं।
जैसे बात करते हैं एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, अपने इस बिंदु से गुजारा तो एक वर्त ए गुजर गया, जो इससे दोनों से गुजरा, ऐसे आपने देखा तो दूसरा वर्त ऐसे भी गुजार सकते हैं दोनों बिंदुओं से। फिर आप देखेंगे दो बिंदुओं से वर्त गुजरने वाला इस तरह से गुजर सकता है, और भी कोई बड़ा वर्त निकालेंगे यहाँ से गुजर सकता है, दो बिंदुओं से भी अनंत वृत्त गुजरते हैं। तो आपको तो ये डायग्राम वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको फैक्ट ध्यान रखना है कि दो बिंदुओं से कितने वृत्त गुजरते हैं, तो दो बिंदुओं से भी अनंत वृत्त गुजर सकते हैं। अगला आता है आपके सामने एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है तीसरा, कि आपको पूछे तीन बिंदुओं से कितने वर्त गुजर सकते हैं। तीन बिंदुओं से कितने वृत्त गुजर सकते हैं। अब यहां देखिए सीधा सीधा आगे पूछे तीन बिंदु से कितने वृत्त गुजर सकते हैं, ऐसा सीधा क्वेश्चन बनेगा तो आप इसको फैक्टेड में नहीं बता सकते कि बिंदु संरेख है असरेख है। तो यहाँ पर देखिए इसकी बात करते हैं, अपने अगली स्लाइड में बात करते हैं। तीन बिंदु अगर बात करते हैं, तीन बिंदु कैसे हो, असंरेख हो। तीन बिंदु तो हो लेकिन हो कैसे, एक रेखा पे नहीं होने चाहिए, असंरेखीय। असंरेखीय, अगर तीन बिंदु असंरेखीय है, एक रेखा पे नहीं है, अलग अलग रेखा पर है, तीन बिंदु असंरेखीय है, तो एक वर्त गुजरेगा। कितना वर्त गुजरेगा, तब आपको बताना है, एक वर्त गुजरेगा, एक वृत्त गुजर सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा पर संरेखीय बिंदु है, क्या है, अगर तीनों बिंदु संरेखीय है, संरेखीय तीन बिंदु है, तो वहां से कोई भी वर्त नहीं गुजर सकता है। इसका आंसर आएगा शून्य वर्त। क्या आएगा, शून्य वृत्त। देखिए कैसे, जैसे बात करते हैं इसको समझते हैं, चित्र से समझते हैं। जैसे बात करते हैं एक बिंदु एक है, ये भी दूसरा बिंदु है, ये तीसरा बिंदु है, तीनों अलग रेखा पर है, अपने से एक वर्त गुजार सकते हैं, ऐसे तीनों बिंदुओं से मिलके ये गुजर सकता है। लेकिन तीनों बिंदु जैसे एक ही रेखा पर है, इस सीधे एक लाइन में है, तो ऐसा कोई भी वर्त नहीं होगा जो इन तीनों से गुजरेगा, ऐसा कोई भी वर्त नहीं होगा जो तीनों से गुजरेगा। यानी कि आपको ध्यान रखना, देखिए जैसे मैं ऐसा वर्त बनाऊंगा, दो बिंदुओं से बाहर से गुजारूंगा तो अंदर वाला बच जाएगा, अगर इन दोनों से मैं वर्त गुजारूंगा तो एक बिंदु और बच जाएगा, अगर इस इधर से गुजारेंगे तो एक बिंदु बच जाएगा। मतलब ऐसा कोई वर्त नहीं है जो तीनों बिंदुओं को एक साथ स्पर्श करे संरेख होने पर तो, लेकिन असंरेखीय है तो एक वर्त बन सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए आपके पास में क्वेश्चन आता है, अगला फैक्ट आता है आपके पास में, नेक्स्ट स्लाइड में बात करता हूँ अगले फैक्ट की। जैसे देखिए अपने को फैक्ट पूछा जाता है, एक आता है कि धनात्मक वर्त किसे कहते हैं, धनात्मक वृत्त। एक आता है शून्य वृत्त किसे कहते हैं, और एक आता है ऋणात्मक वृत्त या काल्पनिक वृत्त किसे कहते हैं। ऋणात्मक वृत्त या काल्पनिक वृत्त किसे कहते हैं। शून्य वृत्त का दूसरा नाम होता है बिंदु, और धनात्मक वृत्त का होता है वास्तविक वृत्त। धनात्मक वृत्त को कहते हैं वास्तविक वृत्त, वास्तविक वृत्त। अब देखिए तीन पॉइंट है आपके सामने, इनको तीनों को समझ लेते हैं कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या r का मान अगर क्या है, 0 से बड़ा है, तो वृत्त कैसा होगा, धनात्मक होगा। यानी कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 0 से बड़ी है तो वृत्त होगा कैसा होगा, वास्तविक वृत्त होगा और धनात्मक होगा। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या r के बराबर है तो वो शून्य वृत्त कहलाता है, यानी कि बिंदु कहलाता है। शून्य वृत्त का दूसरा नाम क्या है, बिंदु। तो बिंदु ऐसा वृत्त होता है जिसकी त्रिज्या क्या होती है, 0 होती है, तो 0 त्रिज्या वाले वृत्त को बिंदु कहते हैं। यानी कि जिस वृत्त की त्रिज्या का मान 0 के बराबर होता है उसे शून्य वृत्त या बिंदु कहते हैं। और जिस वृत्त की त्रिज्या 0 से क्या हो, छोटी होती है, वो काल्पनिक वृत्त होता है या उसे ऋणात्मक वृत्त कहते हैं। इनकी जिस वृत्त की त्रिज्या 0 से छोटी है तो वो काल्पनिक वृत्त कहलाता है, इनकी उसके वृत्त की कल्पना कर सकते हैं, बाकी बना नहीं सकते हैं। तो ये तीन पॉइंट आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखने हैं। इसके बाद में देखिए अपन बात करते हैं वृत्त के अंदर कुछ और नए फैक्ट की बात करते हैं। जैसे एक आती है वृत्त के अंदर आती है जीवा, और एक वृत्त में आता है व्यास, जीवा तथा व्यास। फिर आता है एक आपको पूछे कि वृत्त की परिधि पर बिंदु कितने होते हैं, तो अनंत बिंदु होते हैं। तो आपको सबको पता है कि वृत्त की परिधि पे कितने बिंदु होते हैं, तो अनंत बिंदु होते हैं। और जीवा किसे कहते हैं, तो जीवा की परिभाषा होती है कि वृत्त की परिधि पर, सॉरी 2 बार लिख दिया, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को
मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती। यानी कि वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा नहीं कह सकते हम इसको, गणित की सही लैंग्वेज में लिखें तो मिलाने वाला लिखें रेखाखंड। यानी कि रेखा तो अनंत होती है, रेखाखंड कहते हैं इसको। वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। जीवा एक प्रकार से रेखा एक रेखाखंड है, तो जीवा रेखाखंड होती है। रेखा का मतलब होता है इसकी लंबाई अनंत हो, और रेखाखंड का मतलब लंबाई फिक्स हो। तो वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। फिर आता है व्यास। तो व्यास भी एक तरह से जीवा है। व्यास भी क्या है? एक प्रकार की जीवा है। व्यास एक प्रकार की क्या है? जीवा है, एक प्रकार की जीवा ये कह सकते हैं। या अपन कह सकते हैं कि वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जीवा व्यास क्या होती है? व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा उसे व्यास बोलते हैं। या अपन ये कह सकते हैं कि वृत्त की परिधि पर स्थित वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो केंद्र से होकर गुजरता हो, जो केंद्र से होकर के गुजरता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। अब देखिए कुछ और फैक्ट की बात करते हैं। अभी मैंने क्या लिखा? व्यास के बारे में लिखा। तो देखिए मान लीजिए एक वृत्त है ये, इस वृत्त के अंदर बात करते हैं, एक केंद्र बिंदु है और यहाँ एक बिंदु है कोई ए और यहाँ दूसरा बिंदु है बी। इसको मैं अलग कलर से बना देता हूँ। जैसे ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। अब ए और बी बिंदु को मिलाते हैं तो मिलाने वाली सीधी रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। और अगर व्यास केंद्र से होकर नहीं गुजरता है, यानी कि एक बिंदु ए एक बिंदु दो बिंदु को मिला रहा है जो केंद्र से नहीं गुजर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना व्यास भी एक प्रकार की जीवा है जो कि सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त की। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। और व्यास क्या काम करता है? तो आपको ध्यान रखना है व्यास वृत्त को दो भागों में बांटता है। व्यास वृत्त को दो भागों में बांटता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि आपको पूछ ले कि व्यास वृत्त को कितने भागों में बांटता है? दो बराबर भागों में बांटता है। वो दो भागों में बांटता है, भाग कैसे होंगे दोनों भाग? तो आपको क्या रखना है? दो बराबर भाग में बांटता है। वैसे जीवा भी वृत्त को दो भागों में बांटती है, लेकिन दोनों भाग कहते हैं बराबर नहीं होते हैं। व्यास भी वृत्त को दो भागों में बांटता है और जीवा भी वृत्त को दो भागों में बांटती है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? तो व्यास बराबर भागों में बांटेगा जबकि जीवा बराबर भागों में नहीं बांटेगी। अब एक वृत्त में कितने व्यास होते हैं? एक वृत्त में कितने व्यास या कितनी जीवा खींची जा सकती है? तब आपको यहां से बताना है कि एक वृत्त में कितने व्यास या कितनी जीवा होती है। तो अब आपको इसका आंसर रहेगा एक वृत्त में अनंत व्यास या अनंत जीवाएं होती। कितनी होती है? अनंत व्यास या अनंत जीवा होती है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट की और। तो देखिए अब कुछ फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ से आपको पूछे, एक ध्यान रखना कि व्यास ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो व्यास हमेशा होता है 2 गुणा त्रिज्या। क्या होता है? 2 गुणा त्रिज्या। यानी त्रिज्या के दो को त्रिज्या से दोगुना करें, त्रिज्या का 2 से गुणा करें तो किसका मान आएगा? व्यास का मान आएगा। एक आपको पूछा जाता है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या पूछते हैं? वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर आर क्या चीज है? तो यहाँ आर चीज है त्रिज्या। क्या चीज है? त्रिज्या। ये सबको पता है। फिर आपके पूछे कि वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। परिधि मतलब बाउंड्री, परिमाप भी कह सकते हैं, तो 2 पाई आर।
परिधि भी कहते हैं। परिधि का मतलब है, यहाँ परिधि शब्द होता है बाउंड्री से संबंधित है, इनकी परिमाप भी आपको यहाँ पर नाम आ जाए तो भी एक ही बात है। परिमाप का मतलब भी यहाँ पर क्या है, परिधि और परिमाप एक ही बात होती है, तो दोनों ही समझें। यहाँ वर्त में परिधि लिखते हैं, परिमाप नहीं लिखते हैं, इसलिए परिधि लिखा जाता है और कुछ नहीं है। तो ये इसका सूत्र होता है 2πr। इसके बाद में अपने पास में आता है कि क्वेश्चन आता है, जैसे अगले फैक्ट की और पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ 2-3 फॉर्मूले और पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट देखिए फैक्ट पढ़ते हैं अपन, 1 मिनट। तो अगला फैक्ट अपने सामने आता है, वो आता है, एक तो आता है त्रिज्या खंड। एक क्या आता है, एक शब्द आता है त्रिज्या खंड, और एक शब्द आता है अपने पास में वृत्तखंड। त्रिज्या खंड और वृत्तखंड, इसमें 2 प्रकार होते हैं त्रिज्या खंड होते हैं, एक होता है लघु त्रिज्या खंड और एक होता है दीर्घ त्रिज्या खंड। इसी प्रकार एक होता है लघु वृत्तखंड और एक होता है दीर्घ वृत्तखंड। ये क्या चीज होती है, तो देखिए आपको त्रिज्या खंड के बारे में जानकारी लेनी है। त्रिज्या खंड क्या चीज होती है, तो जैसे मान लीजिए एक वर्त है, इस वर्त का एक केंद्र बिंदु O है, तो केंद्र बिंदु से मैंने एक त्रिज्या खींची AO और एक त्रिज्या मैंने खींच लिए OB। तो त्रिज्याओं के बीच में बना हुआ भाग, ये जो भाग बना रहा हूं मैं आपके सामने, ये जो भाग होता है इसे कहते हैं त्रिज्या खंड। क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड। जो मैंने साइड डार्क किया, इनकी कलरिंग की है, जिसके अंदर लाइनें खींची है, ये तो भाग कैसा है, लघु त्रिज्या खंड है। और इसके जस्ट सामने जो खाली भाग दिख रहा है बड़ा वाला, इसे बोलते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड। इसी प्रकार बात करते हैं, एक वर्त है और इस वर्त का एक केंद्र बिंदु है O है, और इसमें एक अपने जीवा खींची, तो जीवा भी इस वर्त को 2 भागों में बांट लेती है। तो ये जो मैं भाग बना रहा हूं, ये तो है आपके सामने मैं लाइनिंग वाला भाग बना रहा हूं, ये तो है लघु वृत्तखंड, और ये जो खाली भाग दिख रहा है ये है दीर्घ वृत्तखंड। तो जीवा द्वारा तो बनता है वृत्तखंड और त्रिज्या द्वारा बनता है त्रिज्या खंड। आगे बात समझ में, यहां से आपको परिभाषाएं पूछ सकता है, साथ ही साथ इनके क्षेत्रफल पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके साथ आपको एक शब्द और ध्यान रखना है, जिसका नाम है चाप। चाप की लंबाई या चाप, चाप क्या चीज होती है, तो देखिए चाप की लंबाई मतलब जिस त्रिज्या, 2 त्रिज्याओं के बीच में परिधि का भाग, 2 त्रिज्याओं के बीच में परिधि का कौन सा भाग है, तो ये वाला जो वक्राकार भाग होता है A और B के बीच का परिधि वाला भाग, इसे बोलते हैं चाप। ठीक है, इसकी भी अपन बात करेंगे कि चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, त्रिज्या खंड ज्ञात करने का, लघु त्रिज्या खंड का सूत्र क्या है, दीर्घ का सूत्र क्या है, सब पढ़ेंगे अपन अगली स्लाइड के अंदर। तो देखिए अगली स्लाइड में बात करते हैं अपन क्षेत्रफल के सूत्रों के बारे में। यानी कि आपको पूछे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 360 थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अगर दीर्घ का ज्ञात करना है तो बड़ा थीटा का मान रख दो, अगर लघु का ज्ञात करना है छोटे थीटा का मान रख दो, आंसर आ जाएगा। एक ही बात है दोनों से। एक आपको पूछे चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है आपके सामने। चाप की लंबाई ज्ञात करनी है तो इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है सभी ने, एक बार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र आपने सभी ने पढ़ा, बिल्कुल। हाँ, जो भी बता रहे हैं, देखो चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है, वो होता है आपके पाई आर थीटा बटा 180। क्या होता है, पाई आर थीटा बटा 180। ये भी हो सकता है, और आपके सामने इसका दूसरा सूत्र मैं लिख देता हूं यहाँ पर अलग पेन से, दोनों ध्यान रखें। दूसरा फॉर्मूला होता है कि थीटा बटा 360 गुणा 2 पाई आर। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले सही है। चाप की लंबाई ज्ञात करने के पाई आर थीटा बटा 180 भी लिख सकते हैं, और थीटा बटा 360 गुणा 2 पाई आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 से कट किया तो 360, 2 कट गया, 360 करे 180 बार, जिससे कि ये सूत्र बना हुआ है। तो एक ही बात है। इसके बाद में आपको अगला ध्यान रखना है, वो है आपके वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका सूत्र होता है, देखो वृत्तखंड और त्रिज्या खंड में कुछ अंतर होता है। आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछे तो इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2
आर स्क्वायर साइन थीटा। ये होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का। किसका होता है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर दीर्घ का पूछे तो लघु वाले को पूरे वर्त में से घटा देंगे तो दीर्घ का आंसर आ जाएगा। यानी कि दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पूरे वर्त में से लघु वाला घटा दो तो दीर्घ का आंसर आ जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे इसके बारे में जो आपको बताए गए हैं, इनको भी आप याद करें। इसके साथ आपको पूछा जा सकता है कभी कभार अर्धवर्त के बारे में, यानी कि आधा वर्त क्या होता है। अब अर्धवर्त के बारे में पूछे तो अर्धवर्त की एक तो पूछ सकता है आपको अर्धवर्त का क्या होता है। अर्धवर्त देखो ये वर्त है, इस वर्त को आधा कर दिया तो ये चीज जो बनी आपके सामने अर्धवर्त है। इस अर्धवर्त का क्षेत्रफल पूछे तो पूरे वर्त के अंदर 2 का भाग लगा दो, पाई आर स्क्वायर में 2 का भाग नहीं तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसकी परिधि पूछे या इसका परिमाप पूछे तो इसका परिमाप या परिधि होती है पाई आर प्लस 2r। ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, पाई आर प्लस 2r ये होता है अर्धवर्त की परिधि, या इसे परिमाप भी कह सकते हैं। परिधि भी कह सकते हैं, इसे परिमाप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ वक्राकार भाग नहीं, परिधि भी कह सकते हैं या इसे क्या कह सकते हैं, परिमाप भी कह सकते हैं। ये ध्यान रखें। इसके साथ ही साथ आपको पूछा जाता है एक बार, एक आता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का मतलब क्या होता है? तो देखिए चतुर्थांश का मतलब होता है कि एक वर्त है, इस वर्त के चौथे भाग को बोलते हैं चतुर्थांश। यानी कि जो मैं ये वाला भाग लाइनिंग वाला भाग बना रहा हूँ, डार्क कर रहा हूँ, इसे बोलते हैं वर्त का चतुर्थांश। अब इस चतुर्थांश वाले भाग का क्षेत्रफल पूछते हैं तो इसका क्षेत्रफल होता है पूरे वर्त के क्षेत्रफल में 4 का भाग लगा दो, यानी कि पाई आर स्क्वायर बटा 4। ये होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। आगे बात समझ में। इसके अलावा आपसे वर्त के बारे में कुछ और ना पूछ के ये आपको इसके फैक्ट है, जो इंपोर्टेंट कुछ फैक्ट थे फॉर्मूले के बारे में जो मैंने बात की। आगे देखिए अपन बात करते हैं इसके बाद और वर्त के बारे में कुछ अन्य जानकारी की। अब देखिए अगला फैक्ट आपके सामने ध्यान रखना है, जो इंपोर्टेंट फैक्ट है, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्यास द्वारा वृत्त की परिधि पर, व्यास द्वारा वर्त की परिधि पर जो कोण बनाया जाता है, जो कोण बनाया जाता है वह हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि अगर मान लीजिए, मैं आपको इस क्वेश्चन को समझ देता हूँ कि जैसे मान लीजिए एक वर्त है, इस वर्त का ये व्यास है, तो व्यास के द्वारा जो व्यास के दोनों सिरों से अपन लाइन खींचे हैं, जो परिधि पे कोण बनाए, तो व्यास द्वारा जो परिधि पे कोण बनेगा वो कोण हमेशा कितने का होगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा, समकोण बनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, व्यास द्वारा वर्त की परिधि पर कितने का कोण बनता है? तो कोण बनता है 90 डिग्री का, या समकोण बनता है। इसके अलावा आपको अगले एक फैक्ट की बात करें तो अगले फैक्ट में ध्यान रखना है, एक आता है अपने पास सकेंद्रीय वर्त, सकेंद्रीय वृत्त। ये क्या होते हैं इसके बारे में फैक्ट ध्यान रखें कि सकेंद्रीय वर्त किसे कहते हैं। तो ऐसे 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से 2 से अधिक ऐसे वृत्त जिनकी त्रिज्याएं अलग अलग जबकि केंद्र एक ही हो, उसे सकेंद्रीय वर्त कहते हैं। आगे बात समझ में। अब देखिए यहां पर लिखा है कि सकेंद्रीय वर्त किसे कहते हैं। तो ऐसे 2 या 2 से अधिक वर्त जिसके केंद्र बिंदु एक हो, जैसे मान लीजिए अपने एक वर्त बनाया ये,
इसका केंद्र ये है। दूसरा वर्त मान लीजिए ये बनाया, इसका भी केंद्र यही है। तीसरा वर्त ये बनाया, इसका भी केंद्र यही है। तो केंद्र बिंदु एक हो, लेकिन तीनों की त्रिज्याएं अलग है। जैसे इसकी त्रिज्या अलग है, ये त्रिज्या अलग है और ये त्रिज्या अलग है, तीनों की त्रिज्याएं अलग अलग है। तो सकेंद्रीय वर्तों का केंद्र बिंदु एक ही होता है, लेकिन त्रिज्याएं क्या होती है, त्रिज्याएं अलग अलग होती है। कथन में पूछा जाता है तो ध्यान रखें इसको भी। इसके बाद देखिए अपन बात करते हैं कि एक सकेंद्रीय वर्त में आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लेते हैं, आपके सामने एक चित्र बना के समझाता हूं मैं। मान लीजिए एक वर्त है, इसके अंदर एक और वर्त बनाया गया है, यह सकेंद्रीय वर्त है दूसरा। इसका केंद्र दोनों का एक ही है। तो इसमें होता है कि दो सकेंद्रीय वर्त में जो बाहर वाला वर्त है, बाहर वाले वर्त की जीवा, बाहर वाले वर्त की जीवा अंदर वाले वर्त को स्पर्श करते हुए निकलती है। तो जिस बिंदु पर स्पर्श करती है वह बिंदु, जैसे मान लीजिए बिंदु एम है और ये जीवा ए बी है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बाह्य वृत्त की जीवा अंतःवृत्त को स्पर्श करती है, तो स्पर्श बिंदु इस जीवा को दो समान भागों में, समान भागों में बांटता है। यानी कि क्या लिखा है, दो सकेंद्रीय वर्त लिखे। सकेंद्रीय वर्तों में बाह्य वर्त की जीवा, ये रहा बाह्य वर्त की जीवा ए बी, मैं आपके सामने पिंक पेन से बना देता हूं। ये बाह्य वर्त की जीवा है ए बी, जो कि अंदर वाले वर्त को एम पर क्या करती है, एम पर क्या करती है, स्पर्श करती है। तो स्पर्श बिंदु कौन हो गया, स्पर्श बिंदु हो गया एम। ये जो एम बिंदु है, ये इस जीवा को क्या करता है, दो भागों में बांट रहा है। अर्थात जितना मान ए एम का होगा उतना ही मान बी एम का होगा या एम बी का होगा। ये बात इसमें लिखी हुई है। जैसे आपको इसके कंसेप्ट के क्वेश्चन आएंगे तो उसके बारे में आप क्वेश्चन करेंगे पर सॉल्व, तो आप उसमें समझ सकते हैं इसकी बात को। तो आपको ध्यान रखना है कि दो सकेंद्रीय वर्तों के अंदर बाह्य वर्त की जीवा जो अंत वर्त को स्पर्श करती है, तो स्पर्श बिंदु उस जीवा को दो भागों में बांटता है। इसके बाद देखिए अगले फैक्ट की बात करते हैं अपन। तो अगला फैक्ट आता है कि अगला फैक्ट है किसी वृत्त के केंद्र से, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब या डाला गया लंब, डाला गया लंब जीवा पर, एक मिनट वापस लिखते हैं। किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है। यानी कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर अगर लंब डाला जाता है तो वह लंब उस जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। जैसे बात करते हैं अपन, मान लीजिए ये आपके सामने वृत्त है, इस वृत्त के अंदर ये एक जीवा है ए बी, ए और बी, ये इसका केंद्र बिंदु ओ है। ओ से इसमें लंब डाला गया एम, ओ एम। तो ये जो एम बिंदु है इस जीवा को बराबर भागों बांटता है। अर्थात यहां भी अपन क्या लिखेंगे, ए एम बराबर एम बी। ये बात आपको यहां से ध्यान रखनी है। इसके बाद में देखिए अगले फैक्ट की बात करते हैं कि वृत्त में केंद्र से, वृत्त में केंद्र से समान दूरी पर
वृत्त में केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाओं की लंबाई खाली जगह होती है। ये फैक्ट आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी कभार। ऑप्शन लिखते हैं समान, असमान, बराबर, या मतलब समान, असमान या अनंत, ऐसा कुछ भी ऑप्शन बना सकता है। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि वृत्त में केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाओं की लंबाई हमेशा क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान होती है। इसकी बात समझ लीजिए, चित्र बना के इसको चीज को अपन क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए वृत्त है, ये केंद्र बिंदु है। इस केंद्र बिंदु से मान लीजिए 3 सेंटीमीटर दूर एक जीवा खींची गई ये, और इसी केंद्र बिंदु से एक 3 सेंटीमीटर दूर जीवा खींची गई ये। तो इन दोनों जीवाओं की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। कब बराबर होगी? जब दूरी केंद्र से क्या हो? बराबर। केंद्र से समान दूरी है तो जीवाओं की लंबाई भी क्या होती है? समान होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। या दूसरा फैक्ट इसमें, इसका जस्ट उल्टा भी पूछा जा सकता है कभी कभार। तो इसका उल्टा क्या होता है? देखिए मैं लिख देता हूं, दूसरा फैक्ट भी लिख देता हूं। एक वृत्त में एक वृत्त में दो समान जीवाएं केंद्र से सदैव खाली जगह दूरी पर स्थित होती है। तो देखिए यहां पर भी देखिए वही फैक्ट पूछा गया है। दो समान जीवाएं हैं तो केंद्र से दूरी क्या होगी? तो दो समान जीवाएं बराबर है तो केंद्र से दूरी भी क्या होगी? हमेशा समान होगी। ये इसका फैक्ट ध्यान रखना है। दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये कथन के रूप में पूछे जाते हैं। तो कथन आपको ध्यान रखना है कि एक वृत्त में दो समान जीवाएं केंद्र से सदैव समान दूरी पर होती है। या आप लिख सकते हैं, याद करेंगे कि एक वृत्त में केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं आपस में हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। इसके साथ अगला फैक्ट देखिए, बात करते हैं अपन अगले फैक्ट की। तो आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट फैक्ट है वृत्त में एक जीवा वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। यहां से देखिए क्या फैक्ट पढ़ा इसने अपने, यहां पढ़ा कि वृत्त में एक जीवा है, उसी जीवा द्वारा जो केंद्र पे जो कोण बनता है वो केंद्र पे बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण से कितना होता है? 2 गुना होता है। इनकी बात करते हैं, देखिए चित्र समझें इसमें। मान लीजिए एक वृत्त है और ये इस वृत्त की एक जीवा है। अब इस जीवा द्वारा ये केंद्र बिंदु है तो एक कोण तो एक केंद्र पे बना है ऐसे, ये वाला ये कोण बना गया जो आपके सामने दे रखा है। तो और दूसरा इसी प्रकार से मैं अलग पेन से बना लेता हूं एक और कोण। जैसे मान लीजिए इसी एक ही तरफ बनने वाला कोण, जैसे ये कोण बना, जीवा के एक ही तरफ बनना चाहिए दोनों, ठीक है, ध्यान रखें। तो एक जीवा द्वारा एक वृत्त में एक जीवा द्वारा एक ही तरफ बनने वाले कोण, तो परिधि पे जो कोण बना, मान लो ये कोण अगर परिधि पे कोण बना है थीटा, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा कितना बनेगा? 2 थीटा बनेगा। ये बात है, इनकी केंद्र पे बनने वाला कोण परिधि से बनने वाले कोण का क्या होता है? 2 गुना होता है। इसके कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि एक वृत्त में एक जीवा द्वारा एक ही और बनने वाले केंद्र पे बनने वाला कोण तथा परिधि पे बनने वाला कोण में क्या संबंध होता है? तो केंद्र पे जो कोण बनेगा वो परिधि के बनने वाले कोण का क्या होगा? 2 गुना होगा। आगे बात समझ में, जैसे केंद्र पे अगर कोण बनता है 50 डिग्री का परिधि पर, तो केंद्र पे कितना बनेगा? तो केंद्र पे बनेगा वो फिर 100 डिग्री का बन जाए। ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी, ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसके बाद देखिए, इसके बाद में अपन बात करते हैं कुछ अगले और फैक्ट की।
अगला एक फैक्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अच्छा ये भी फैक्ट ध्यान रखें कि एक ही वृत्तखंड में, एक ही वृत्तखंड में एक जीवा द्वारा, एक ही वृत्तखंड में एक जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर अंतरित कोण समान होते हैं। क्या लिखा है? एक ही वृत्तखंड में एक जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर अंतरित कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे बात करते हैं अपन, मान लीजिए ये एक वृत्त है, ये वृत्त के अंदर एक जीवा है, इस जीवा द्वारा एक कोण ये बनाया गया यहां से, ये वाला, और इसी जीवा द्वारा एक कोण ये बनाया गया परिधि पर, ये कोण, एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण जो आपके सामने में लिखा है। जैसे ये कोण नंबर 1 और ये कोण नंबर 2, तो कोण 1 और कोण 2 क्या होंगे? बराबर होंगे। इनके वृत्त की परिधि से केंद्र जीवा पर जो भी कोण बनते हैं हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चाहे कहीं बनाओ, कितने भी बनाओ, 1 बनाओ, 2 बनाओ, जो भी बनेंगे एक ही तरफ बनेंगे, सारे कोण क्या होंगे? बराबर। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसके साथ अपन बात करेंगे वृत्त के अंदर और कंसेप्ट की, जो कि अगली क्लास में और डिस्कस करेंगे। काफी सारे वृत्त के कंसेप्ट है, स्पर्शरेखाओं के बारे में और कोणों के बारे में। उसके साथ ही अपन और कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी, इस क्लास के बारे में आपके कितने सुझाव है, जो भी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जो भी अध्यापक भर्ती 3rd ग्रेड इनकी जो एग्जाम होगा, अपना मेन एग्जाम रीट मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स के बंधु जो भी लेवल 1 की तैयारी करने वाले हैं या लेवल 2 से साइंस मैथ्स से है, वो मेरे साथ जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और इस क्लास की प्रतिक्रिया जरूर देना कि ऐसे ही कंसेप्टेड वीडियो आपके लिए रेगुलर लाने की सीरीज के बारे में आपके सुझाव और इस क्लास में कैसा कंसेप्ट पढ़ाया गया वो जरूर बताएं। इसी उम्मीद और आशा के साथ में आपसे अभी आज्ञा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।